प्यार, मोहब्बत, इश्क, जज्बात, ये ऐसे शब्द हैं जिनको हर आदमी बड़े करीब से जानता है, बड़े नज़दीक से समझता है। कुछ लोगों के लिए प्यार भगवान है, प्यार बहुत पवित्र है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मात्र एक वासना का साधन है। ये एक ऐसे शब्द हैं जिन पर आँख मूंद करके लोग भरोसा करते हैं। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो लड़का या लड़की अपने घर वालों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी बातों को भी नहीं मानते हैं। जब ये इस तरह का बुखार चढ़ा हुआ होता है, प्यार, मोहब्बत और इश्क का बुखार जब सर पे चढ़ा होता है, तो जो उनको समझाता है उस वक्त उनके घर वाले, रिश्तेदार या रिलेटिव, तो वो उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो समझना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके सर पे बुखार चढ़ा होता है प्यार का, उनके सर पे खुमार चढ़ा होता है इश्क का। बहुत सारे लोगों के लिए इश्क, प्यार, मोहब्बत वो कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं उसको। वो देखते हैं कि ये बहुत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें विश्वास को बना के रखना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्यार, मोहब्बत, इश्क मात्र एक वासना का साधन है। क्या हो अगर जब कोई व्यक्ति, कोई लड़का किसी लड़की को अपने झांसे में फंसाए, उसे प्यार का लालच दे, प्यार का झांसा दे और उसके साथ रिलेशनशिप में वो रहे, और रिलेशनशिप में रहने के बाद, लिव इन में भी रहने के बाद, 3 साल रहने के बाद जब वो लड़की कहे कि अब हमें काफ़ी टाइम हो गया है, लिव इन में रहते रहते, बिना शादी के एक साथ रहते रहते, तो हम लोग शादी कर लेते हैं। अब लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, ये बाद में सामने आया। लड़का टालता रहा, लड़की उसको बार बार फोर्स करती रही कि शादी कर लेते हैं, समाज में इस तरह से रहना ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं है, लेकिन लड़का टालता रहा। आखिरकार जब हद हो गई तब लड़के के दिमाग में एक चीज़ आई, एक वो खुराफाती दिमाग उसका चला, शैतानी दिमाग जिसको बोल सकते हैं, कि इस तरह से इस मामले का अब दफन नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी वो लड़का अपना सातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस लड़की को, जिसके साथ वो पिछले 3 साल से रह रहा था, जिसके विश्वास को जीतकर उसने अपने घर वालों को भी अपने खिलाफ कर लिया था, जिस पर वो लड़की आंख मूंद कर भरोसा करती थी, उस लड़के ने उसको आखिरकार मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद उसके शरीर के, उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, और एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 35 टुकड़े किए, और उन 35 टुकड़ों को फ्रीज में भर कर रख दिया और पॉलीथीन में छोटे छोटे पैकेट बना करके 18 पैकेट उसने उसकी लाश के बनाए और अपने इधर उधर आसपास के जंगलों में जा करके फेंकता रहा, फेंकता रहा, फेंकता रहा। टोटल 35 पैकेट उसने 18 दिन में इधर उधर सब ख़त्म कर दिए और अपनी ज़िंदगी को जीने लगा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला, 2 दिन भी पता नहीं चला, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, पूरे 6 महीने किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई कि ये लड़की इस लड़के के साथ रहती थी, आखिरकार वो गई कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। साथियों, एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ उपस्थित हूँ आप सबके सामने और आप सबको रूबरू कराना चाहता हूँ एक ऐसी घटना से जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिल सकती हैं, जो हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए उनका रास्ता आसान कर सकते हैं। तो मेरा गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख करके जाएं। साथियों, एक कहानी शुरू होती है मुंबई से, मुंबई के पालघर से, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से कहानी शुरू होती है। वहाँ पे एक परिवार रहता है, परिवार के मुखिया विकास वोलकर, उनकी पत्नी सुमन, एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा, उम्र 27 साल, और एक बेटा जिसकी उम्र 23 साल। एक मिडिल क्लास फैमिली, अच्छा खासा परिवार, ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर रहे थे। श्रद्धा के जो सपने थे वो कुछ बड़े थे। होता ना कई बच्चों का घर में कि कुछ अलग सोचता है ये बच्चा, तो उसके सपने कुछ ऐसे थे कि मैं उड़ान भरूं, कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं, मैं कुछ करूं। श्रद्धा अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में नौकरी की तलाश में निकल जाती है मुंबई। वो मुंबई जाती है और मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है, कॉल सेंटर में। मुंबई में जा कर के, मुंबई के मलाड में ये कॉल सेंटर का ऑफिस है, वहाँ पे उसको जॉब मिल जाती है और वो काम करना अपना शुरू कर देती है। धीरे धीरे काम करती है, ऑफिस जाती है, घर आती है, वहीं पे अपना एक किराए का वो रूम लेती है और उसका जीवन ठीक चल रहा था।
सैलरी भी ठीक ठाक थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि एक उम्र के पड़ाव पर एक चीज़ हावी रहती है अक्सर नौजवानों के सर पर, वो है प्यार, मोहब्बत, इश्क। अपना काम कर रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ एक लड़का वहाँ पर और काम कर रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे वो काम कर रहा था, जिसका नाम आफताब आमीन पूनावाला। इसका पूरा नाम यही है, आफताब आमीन पूनावाला। इसको हम आफताब यहाँ पे अब नाम लेंगे। आफताब वहाँ पे पहले से जॉब कर रहा था। उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है और श्रद्धा भी उसको पसंद करने लगती है पहली मुलाकात से, और धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू होती है। बातचीत प्यार में बदल जाती है और उसके बाद ये अपना एक दूसरे से मिलना, बात करना, साथ रहना, खाना पीना, रेस्टोरेंट जाना, वो सब शुरू कर देते हैं, जो आमतौर पर होता है। उसके बाद कुछ दिन बाद श्रद्धा अपने घर वापस आती है, महाराष्ट्र, जो पालघर में उसका घर है, और अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बताती हैं। वो बताती है कि मेरे साथ में जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं पे एक लड़का काम करता है जिसका नाम आफताब है, और मैं उससे प्यार करती हूँ और हम लोग शादी करने वाले हैं। अक्सर जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है, अक्सर समझाने का प्रयास होता है कि बेटा ये ठीक नहीं है। एक तो रिलीजन का अंतर आ रहा है, आप हिंदू हो, वो मुस्लिम है लड़का, और दूसरी चीज़ समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि दिमाग में जब खुमार चढ़ता है ना इश्क का, तो हर चीज़ बेकार लगती है, हर चीज़ धूमिल लगती है, उसके सामने कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी से शादी करनी है, आप अगर शरीक होना चाहते हो, शामिल होना चाहते हो तो ठीक है, वरना मुझे किसी की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। वहाँ से लड़के झगड़ के वो वापस आ जाती है। फिर दोबारा से वही वो अपना लिव इन में आफताब के साथ रह रही थी, और वहीं से अपना वो उसके साथ रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद 2020 जनवरी में सुमन यानी कि श्रद्धा की माता जी की मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा की माता की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु में शामिल होने के लिए उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार में वो शामिल होती है। श्रद्धा आती है और कुछ दिन रुकती है, और उसके बाद वो वापस चली जाती है। सारा अपना जो भी उनका सामाजिक दृष्टिकोण से, अगर बच्चे साथ में रहते हैं, है ना, परिवार इकट्ठा होता है, वो सारे वो उसने निभाया अपना फ़र्ज़, और उसके बाद वापस मुंबई चली गई। मुंबई जाने के बाद में फिर दोबारा से वो आफताब अंसारी के साथ में रहना शुरू कर देती है, और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ बड़ा करने को नहीं मिल रहा, तो हम लोग कोई और शहर देखते हैं, किसी और शहर में जाते हैं। तो सजेशन करते हैं आपस में बैठ करके, और दिल्ली का प्लान बनाते हैं कि हम लोग दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करेंगे। और ये दिल्ली आ जाते हैं 8 मई 2020 को। दिल्ली में आने के बाद में ट्रेन से ये लोग आते हैं, और दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे रूम लेते हैं और पहली रात वहीं बिताते हैं। उसके बाद पहली रात बिताने के बाद में दूसरे दिन ये जगह बदलते हैं, दूसरे दिन दूसरे इलाके में जाते हैं, और वहाँ पर एक और होटल है सहजुदुल्ला जाम करके, और ये वहाँ पर रूम लेते हैं, साउथ दिल्ली में है। वहाँ पर ये दूसरी रात बिताते हैं। उसके बाद में इनका एक दोस्त है वहाँ पर, कुछ दिन ये दोस्त के पास रहते हैं। फिर दोस्त, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकते इस तरह से, घर वाले ही पूछते हैं कि इनका क्या रिश्ता है, एक साथ रहते हैं, आपसे क्या कनेक्शन है। तो दोस्त ने भी कहा कि आप इसी इलाके में कोई रूम ले लीजिएगा, आप लोग वहाँ रह सकते हैं, और हम लोग वैसे भी टच में रहेंगे। तो उसके बाद ये दोनों एक किराए का घर लेते हैं छतरपुर में। छतरपुर हाउस नंबर D93/1 में एक किराए का मकान लेते हैं, और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। घर वालों से जिस तरह से खफा होकर के श्रद्धा आई थी शहर, दिल्ली गई थी, तो घर वालों के बाद में उसने जो है अपने पापा से सिर्फ 2 बार बात की वहाँ से आने के बाद। इस काफ़ी लंबे पीरियड में 2 बार बात करने के बाद में उसने अपने पिताजी को कॉल भी नहीं किया और बात भी नहीं की। लेकिन घर वाले फिर भी उसकी सुध लेते रहते थे, किसी उसके दोस्त की मदद से, या फ्रेंड जो भी उसके आसपास रहने वाला सर्कल था उससे, वो उसका भाई और उसके पापा उसकी अक्सर खैरियत पूछते रहते थे कि श्रद्धा ठीक है क्या है, तो बताते रहते थे दोस्त भी। और अक्सर जैसे आजकल क्रेज़ है कि अपनी व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर देना, या कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो फ़ोटो क्लिक करके हम सोशल मीडिया साइट पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि एक्टिव है और ठीक है, जहाँ भी है हमारी बच्ची ठीक है और उसकी एक्टिविटी मिल रही है, उसकी लोकेशन ये कहीं जा रही है घूमने वो भी मिल रही है, ठीक है। तो इतना कोई ख़ास ना ही कोई शक होता है, और ऐसा भी नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, और खुश है तो ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि घर वालों को काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तभी सितंबर के महीने में
श्रद्धा के दोस्त का एक फ़ोन आता है श्रद्धा के भाई को, और वो कहता है कि क्या आपको श्रद्धा का कोई फ़ोन आया है या श्रद्धा का कोई आपके पास दूसरा नंबर है? मैं पिछले 3 महीने से उसको ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा है, स्विच ऑफ जा रहा है। आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो मुझे दीजिए, मुझे बात करनी है। तभी श्रद्धा के भाई के भी कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, जबकि श्रद्धा के भाई की या पापा की बात नहीं हुई, काफ़ी टाइम से बंद नहीं हुई। तो वो कहता है नहीं, मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है, लेकिन उसका एक दोस्त है, उससे बात करते हैं। दोस्तों से बात की जाती है, जो उसके आसपास सर्कल था उनसे बात की जाती है। सबका एक ही जवाब रहता है कि पिछले काफ़ी टाइम से श्रद्धा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब यहाँ ये बात धीरे धीरे विकास बोलकर यानी श्रद्धा के पिताजी को पता चलती है। श्रद्धा के पिताजी का भी कान खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो अपने ही पास के पालघर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी लापता हो गई है, गुम हो गई है। अब जैसे अक्सर पूछताछ पुलिस करती है कि कहाँ पे आपकी बेटी कहाँ गई थी, कहाँ से लापता हुई है, क्या उसके बारे में जानकारी दो। तो विकास बोलकर श्रद्धा के पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी एक लड़के के साथ में रेलिन में रह रही थी, रिलेशनशिप में। और लिव इन में ऐसा होता है, बिना शादी के एक साथ रहना शुरू कर देते हैं आजकल के टाइम में। पुलिस वालों ने उसके बारे में छानबीन करी, जानकारी करी। जो आफ्ताब लड़का था उसका नाम सामने आया और किसी तरह से उसका नंबर भी अरेंज कर लिया पुलिस ने। और नंबर को जब ट्रेस किया गया तो वो दिल्ली में ही उसकी लोकेशन दिखा रहा था। और ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की। पहली पूछताछ में लगा, उसने बताया कि देखो श्रद्धा से मेरी लड़ाई हो गई थी, श्रद्धा मुझसे लड़ती थी और लड़ाई हुई और वो कुछ टाइम पहले ही मुझसे लड़ाई करके चली गई। और मैंने भी उसको फ़ोन करना सही नहीं समझा क्योंकि मैं भी गुस्से में था, तो इसलिए मैंने उसको कोई फ़ोन नहीं किया। इस तरह की कहानी उसने सुनाई। कहानी सुनाने के बाद में फिर दोबारा से विकास बोलकर दिल्ली पुलिस स्टेशन में अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इससे पहले जो पालघर का पुलिस स्टेशन है वो कहते हैं कि आपकी बेटी दिल्ली से लापता हुई है, तो ये हम केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि एरिया का बाउंडेशन होता है, एरिया के हिसाब से ही पुलिस काम करती है। और वो दिल्ली पुलिस को ये केस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तभी 9 नवंबर को दिल्ली पुलिस में केस को रजिस्टर्ड किया जाता है और दिल्ली पुलिस एक्शन में आती है और किसी तरह से आफ्ताब को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। तो पहले वो सारी इधर उधर की कहानियाँ, इधर उधर की स्टोरी जो उसके दिमाग में थी मनगढ़ंत, वो उसको सुनाता रहा। कभी कहता है मुझे वो छोड़ करके चली गई, कभी कहता है मुझसे लड़ाई करके वो चली गई, कभी कुछ और कभी कुछ, इस तरह की चीज़ें वो बताता रहा। लेकिन पुलिस जब कहते हैं ना कि जब पुलिस अगर अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलना शुरू कर देते हैं, सेम वही हुआ। सख्ती से पूछताछ करने के बाद में आफ्ताब अंसारी ने एक कहानी सुनाई। और वो कहानी क्या थी, उसको सुन करके, उसको देख करके वहाँ पर खड़े हुए पुलिस वाले, उनके कान खड़े हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए और वो सोचने पे मजबूर हो गए, क्या एक पढ़ने लिखने वाला लड़का, एक इतनी कम उम्र का लड़का क्या इतना भयानक काम कर सकता है, इतना बड़ा कृत्य अगर कर सकता है क्या। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है और 2 करोड़ की आबादी को हैंडल करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए 90,000 पुलिस वाले हैं। और ये 90,000 पुलिस वालों में बहुत सारे ऐसे जाबाज पुलिस वाले हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, एसपी डीएसपी हैं। और दिल्ली एक ऐसा जगह है पूरे देश में जहाँ पे एक से एक रसूखदार व्यक्ति का घर वहाँ पर है। दिल्ली राजधानी है हमारे देश की और नेता मंत्री और बड़े बड़े नेताओं के घर वहाँ पर हैं, बड़े बड़े रसूखदार बिजनेसमैन लोगों के घर वहाँ पर हैं। इन्हीं सभी की सुरक्षा में 90,000 पुलिसकर्मी सदैव तत्पर रहते हैं। वापस लौटता हूँ आफ्ताब की कहानी पर। आफ्ताब ने जो कहानी सुनाई उसको आप सुनेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आफ्ताब कहानी सुनाता है कि जब मैं उसको पहली बार मिला, मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। हम लोग दिल्ली जब आए उससे पहले मुंबई में ही हम लोग साथ में काम करते थे और वहीं से हमने रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बिना शादी के रहना शुरू कर दिया था। मैं श्रद्धा को बहुत पसंद करता था। मेरे घर वाले भी खिलाफ थे कि हिंदू लड़की से शादी नहीं करेंगे और श्रद्धा के घर वाले भी नाराज़ थे, नाखुश थे कि श्रद्धा से शादी नहीं करने देंगे, उस लड़के को भी नहीं करने देंगे। और लड़की के भी घर वाले यही कह रहे थे कि आपस में आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, ये धर्म का भी मामला है और अभी हम करना भी नहीं चाहते। कहानी आगे बढ़ती है और वो बताता है कि जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ा, जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ा और देखते ही देखते ये प्यार बहुत परवान चढ़ना शुरू हो गया और हम लोगों ने साथ में 3 साल बिताए दिल्ली आते आते। दिल्ली में हमने काफ़ी समय बिताया और उसके बाद
मेरे दिमाग में एक बात घर कर गई कि शादी तो नहीं करेंगे। मेरा दिमाग टेंशन में रहने लगा कि अब श्रद्धा भी साथ में है तो अब क्या करें, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। तभी एक दिन खाना खाने के बाद शाम को श्रद्धा की लड़ाई हो जाती है, आपस में दोनों की कुछ बोलचाल हो जाती है, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद झगड़ा इस कदर तक बढ़ गया, तूल पकड़ गया कि जो आफताब है, आफताब आमीन पूनावाला, इसने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और इतने ज़ोर से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रखा कि जब तक श्रद्धा के जान नहीं चली गई, जब तक वो मर नहीं गई। गला पकड़ के, गला भींच करके, घोट करके श्रद्धा को इसने मौत के घाट उतार दिया। मारने के बाद शांति से वहीं बैठ गया। बैठने के बाद उसको साइड में किया, कुछ कपड़ा वपड़ा उसके ऊपर डाला, छुपाया लाश को और रात को आराम से सो गया। सोने के बाद अगले दिन उठता है। उठने के बाद ये मार्केट जाता है। मार्केट से एक बड़ा फ्रिज लेता है, डबल डोर बड़ा फ्रिज लेता है, घर लेकर के आता है। दूसरी दुकान से एक आरी लेता है, तीसरी दुकान से कुछ पॉलीथीन के पैकेट लेता है। घर आ जाता है। घर आने के बाद ये सोचता है कि कैसे करना है। फिर इसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया जन्म लेता है। बाथरूम में खींच करके लाश को ले जाता है। ले जाने के बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये कोई पेशेवर क्रिमिनल तो है नहीं आफताब, लेकिन फिर भी इसके दिमाग की आप उपज देखिए, इसके दिमाग का शातिराना हरकत देखिए कि किस तरह से काम करता है। हालांकि इससे पहले इसके नाम पर कोई एफआईआर किसी तरह की दर्ज नहीं है, ये किसी तरह का कोई आपराधिक मुजरिम भी नहीं है, तो फिर भी अपने आप को बचाने के लिए, अपना आप को बेगुनाह समाज में दर्शाने के लिए क्या क्या हथकंडा ये अपनाता है। बाथरूम में लेकर के जाता है लाश को और श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। पहले दिन में कुछ टुकड़े ये बनाता है, थक जाता है और इतना खून और लाश सामने देख करके घबराता भी है, तो फिर दोबारा से बची हुई लाश को वापस फ्रिज में ला के रख देता है और उन टुकड़ों को भी ला करके रख देता है। और जैसे कि दूसरा दिन हो गया था और गर्मी का टाइम है, दिल्ली में गर्मी है, लाश से बदबू आना शुरू हो गया था। लाश से बदबू आना शुरू हो गया, उसी के साथ साथ इसके दिमाग ने काम किया कि रूम फ्रेशनर लाते हैं। फिनाइल से बाथरूम को धोया, साफ़ किया, पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क दिया ताकि बाहर मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को बदबू का एहसास ना हो कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन फिर वही सिलसिला। इससे पहले एक और चीज़, जिस दिन रात को इसने श्रद्धा के लाश के कुछ टुकड़े किए और फ्रिज में रखे, उस फ्रिज में इसके नाश्ते का सामान भी रखा था। उसी दिन रात को जब ये सारा काम फाइनल करके और कुछ भूख लगती है तो जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है, खाना खाता है, रात को उसी फ्रिज में से कुछ लेता है, तब वो भी खाता है। सुबह उठता है, फिर दोबारा से उसी फ्रिज से दूध निकाल कर चाय बनाता है, पीता है, कुछ खाने की चीज़ें उसमें रखी है वो निकालता है, खाता है। उसी फ्रिज में श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े रखे हैं और ये उसी फ्रिज में से सामान निकाल कर खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, सो रहा है, सारे काम कर रहा है। अगले दिन वही सिलसिला, फिर दोबारा से बची हुई लाश निकालता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर दोबारा से बची हुई लाश को रख देता है, फिर एक दिन निकालता है, फिर टुकड़े करता है। ऐसे करते हुए ये व्यक्ति उसकी लाश के टोटल 35 टुकड़े कर देता है और ये 35 टुकड़े करके छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके वापस फ्रिज में लगा देता है। उसी फ्रिज के ऊपर अपने कुछ खाने का सामान रखता है ताकि लोगों को शक ना हो। उसमें कुछ जूस रखता है, दूध भी रखता है, खाने पीने कुछ फ्रूट भी रखता है, सारी चीज़ें उसमें वो रखता है और उसी में से वो निकाल के खाता रहता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, क्या व्यक्ति इस तरह का कोई राक्षस प्रजाति का व्यक्ति भी हो सकता है कि उसी फ्रिज में लाश के टुकड़े रखे हैं। चलो यहाँ पे देख लें, अगर कोई लाश है, पूरे बॉडी लाश है तो वो पड़ी है, इतना भयानक नहीं लगता है। लेकिन जहाँ लाश के छोटे छोटे टुकड़े और वो भी 35 पैकेट में एक लाश हो और उसी के पास से, उसी के उसी फ्रिज से हम कुछ ना कुछ निकाल करके खाएं, क्या हिम्मत हो सकती है? शायद बहुत सारे लोगों की नहीं होगी, लेकिन आफताब ने ऐसा किया और लगातार किया। 35 टुकड़े करने के बाद अब वो रात को सो जाता है। सोने के बाद फिक्स 12 बजे उठता है। एक पिट्ठू बैग भी वो मार्केट से लेकर के आया था, जो पीठ पे टांगने वाला होता है। पिट्ठू बैग लाता है, उसमें कुछ टुकड़े रखता है और सही 2 बजे रात को निकल जाता है।
दिल्ली की सुनसान सड़कों पर निकल जाता है। निकलने के बाद आसपास देखता है सुनसान इलाका, जंगल, वहाँ पर वो कुछ टुकड़े फेंक देता है, वापस आता है, सो जाता है। अगले दिन फिर वही रात को 2 बजे फिक्स उठना, कुछ लाश के टुकड़े पैकेट में रखना, बैग में रखना, फिर जंगल की तरफ निकल जाना, फिर उसको वहाँ पर फेंक के आ जाना। अच्छा, ये एक जगह नहीं फेंकता था, ये अलग अलग फेंकता था, और इसने कभी किस तरफ और कभी किस तरफ, और जंगल में इन टुकड़ों को फेंकने का काम किया। जहाँ जहाँ इसने इन टुकड़ों को फेंका, वहाँ पर जंगली जानवर, जंगली कुत्ते और बहुत सारे जानवर रहते हैं जो इस तरह के जो मांस की गंध आती है उसको खा भी लेते हैं। और ये महरौली के जंगल में, इसने दिल्ली के महरौली के जंगल में इन टुकड़ों को फेंकना शुरू किया। पहले दिन भी यही किया, दूसरे दिन भी यही किया, तीसरे दिन भी यही किया, चौथे दिन भी यही किया। ये सिलसिला लगातार 18 दिन चला। 18वें दिन इसने लास्ट किस्त उस लाश की जंगल में फेंक दी, वापस आया, फिर सो गया। अच्छा, इन 18 दिनों में इसका सेम शेड्यूल यही था कि फिक्स 2 बजे निकलना, सड़कों पे कहीं जंगल का एरिया देखना, महरौली के जंगल में इधर उधर आसपास इन टुकड़ों को फेंकना और घर आ जाना। इन 18 दिनों में किसी की भी नज़र इससे नहीं पड़ी कि ये कुछ संदिग्ध व्यक्ति है या कुछ इस पे शक हो रहा है, कुछ नहीं, किसी को नहीं। कुछ लोग जानने वाले मिले भी, हालचाल हुआ, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि आफ्ताब ऐसा भी कर सकता है। टोटल 18 दिनों में इसने उस लाश को गायब कर दिया अपने फ्रिज से। आराम से वहाँ पे रहा, खाना पीना सब कुछ चलता रहा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। और इस घटना को धीरे धीरे करके टोटल 6 महीने हो गए। और 6 महीने जब हो गए तो इससे पहले वही कहानी कि जब 3 महीने पहले ही घर वालों को पता चला कि ना तो डीपी बदल रही है श्रद्धा के फ़ोन की, ना कोई फेसबुक पे एक्टिविटी है, ना कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है, तो उनको शक हुआ और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में आफ्ताब को उठाया और आफ्ताब ने सारी कहानी सुनाई। इस कहानी से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं, वो प्यार में इतना अंधा हो जाते हैं, इतना मशगूल हो जाते हैं कि घर वालों की बातें उनके लिए सूल की तरह चुभती हैं, कांटों की तरह चुभती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि घर वाले हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, उनसे अच्छा हमारा कोई सोच ही नहीं सकता। वो हमारे अच्छे में भी हमारे साथ होते हैं और हमारे गलत में भी हमारे साथ होते हैं। हमें हर कदम पर वो समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें अनुभव हमारे से ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम उन्हीं की बात नहीं मानते। कल परसों से मिला हुआ कोई लड़का या कोई लड़की, उसको हम इतना अपने करीब मान लेते हैं, उस पर इतना विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि उस पर हम आँख बंद करके विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे घर वाले बचपन से हमारे साथ हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको हम कुछ मानते ही नहीं हैं उस टाइम पे। तो मेरे बहुत सम्मानित साथियों, ये कहानी थी, मुंबई से शुरू हुई, दिल्ली में आकर के ख़त्म हो गई, जिस लड़के ने अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए और उसको ना जाने कहाँ कहाँ गायब कर दिया। उसकी लाश की इस कदर तक बेइज्जती कर दी। आप सोचिए, जिसके साथ वो 3 साल रहा, यहाँ पे बात मैं विश्वास की कर रहा हूँ। श्रद्धा ने आफ्ताब पर विश्वास किया और उसके साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन आफ्ताब ने उसके साथ क्या किया? उसको मारा ही नहीं, बल्कि उसके लाश के 35 टुकड़े करने के बाद में उसकी लाश की इस कदर तक बेकदरी कर दी कि ना जाने उसकी लाश को कुत्ते खा रहे हैं, उसकी लाश को कोई जंगल में रहने वाले जंगली जानवर खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, कौन खा रहा है, पक्षी खा रहे हैं, उसकी लाश को कौन खा रहा है पता नहीं चला। अब पुलिस उन जगहों पर जा रही है आफ्ताब को लेकर के, जहाँ जहाँ वो बता रहा है कि मैंने यहाँ भी कुछ टुकड़े फेंके थे, मैंने यहाँ भी कुछ टुकड़े फेंके थे। उस फ्रिज को भी कब्ज़े में लिया गया है फॉरेंसिक जांच के लिए, जिससे साफ़ हो जाएगा कि ये फ्रिज इस्तेमाल किया गया था। उस आरी को भी अपने कब्ज़े में पुलिस ने लिया है, जिससे श्रद्धा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था आफ्ताब ने। वो सारी चीज़ें कब्ज़े में ली हैं। और कुछ जगहों पर ऐसा सुनने में आया कि कुछ जगहों पर जहाँ से वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ टुकड़े फेंके थे, तो वहाँ से कुछ इंसानी हड्डियाँ मिलने का भी दावा किया गया पुलिस के द्वारा। उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जिससे साफ़ हो जाएगा डीएनए से कि ये श्रद्धा की लाश है, श्रद्धा को मार दिया गया। तो मेरे बहुत सम्मानित साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ में, नए मुद्दे के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, लेकिन हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर
आपको लगता है कि चैनल का काम अच्छा है, चैनल समझाने की कोशिश करता है, समाज में कुछ अवेयरनेस लाने की हम कोशिश करते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें जो इस तरह की एक्टिविटी में अभी शामिल हैं, जिनके दिमाग में प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, जिनको लगता है कि मोहब्बत ही सबसे ज़्यादा अहम है मेरे लिए, जो घर वाले को भी कुछ नहीं मान रहा है या मान रही है, जिस लड़की को अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं है और आपको पता है कि इस तरह का उसका कुछ चल रहा है या कोई अन्य चीज़ है, तो उनको आप ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलता हूँ, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।